हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ क्लास 12th की हिंदी की बुक का चैप्टर बाजार दर्शन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जैनेंद्र कुमार जी, जिन्होंने ये निबंध लिखा है, उन्होंने इस चैप्टर में क्या कहा है। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, बाजार और दर्शन, यानी बाजार को देखने की जो लालसा होती है उसको हम कह रहे हैं बाजार दर्शन। तो बाजार जो है हमारे रोजमर्रा के जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में इस निबंध में उन्होंने बहुत ही गहरा विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे हमारे जो मनों के भाव हैं, हमारे मन के भाव हैं, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है, या हम कितना खुश महसूस कर रहे हैं या हम कितना दुखी महसूस कर रहे हैं, या हमारा स्वास्थ्य कैसा है, आज के दौर में कैसे सब कुछ कौन तय कर रहा है, बाजार तय कर रहा है। हमारे जीवन की छोटी छोटी खुशियां और हमारे जो जीवन में छोटे से लेके बड़े दुखों का कारण, ये सब अब बाजार बन चुका है। तो बाजार कहने के लिए तो एक शब्द है, लेकिन एक ये स्वभाव भी है बाजार। ठीक है, स्वभाव मतलब कि हर एक चीज को पाने की इच्छा, हर एक चीज को खरीद लेने की इच्छा, हर एक चीज को अपने पास, अपने घर के अंदर, ये जो देखने की इच्छा है, ये बाजारवाद है। ठीक है, कि हर एक चीज जो भी अच्छी है दुनिया में, वो सब मेरे पास हो, मैं उसको खरीद लूं, उसके ऊपर मेरा कब्जा हो। तो ये जो थिंकिंग है, ये आदमी को कहीं ना कहीं एक दूसरे से ईर्ष्या करवा रही है, एक दूसरे से नफरत का भाव पैदा कर रही है। और अगर इंसान अपने आप को देखे तो वो भी खुश नहीं रह पा रहा है, वो भी हमेशा एक दौड़ में लगा हुआ है, अंधी दौड़ में लगा हुआ है, और जिसका कहीं कोई अंत नहीं है। तो इन सब चीजों को हम किस भाव से देखें और किस तरीके से इससे उबरे, इसका विश्लेषण इस निबंध में जैनेंद्र कुमार जी ने किया है। तो चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और उन्हीं के शब्दों में समझते हैं कि कैसे, जबकि ये निबंध बहुत पहले लिखा गया था, उस वक्त बाजारवाद इतना हावी नहीं था जितना आज के दौर में है, लेकिन उसके बावजूद ये आज के समाज को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ये निबंध पढ़ने के दौरान मैंने ऐसा महसूस किया जैसे कि आज के दौर में ये लिखा गया है, लेकिन आज भी ये उतना ही रेलेवेंट है ये निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात कहता हूँ मित्र, ये जो जैनेंद्र कुमार हैं ये कह रहे हैं, एक बार की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मित्र बाजार तो गए थे, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मतलब इनका कोई दोस्त था, कुछ खरीदने गया था, जैसे आप ही हैं, कभी आप जाते हो पेन लेने के लिए, है ना, लेकिन जब आते हो तो क्या लेके आते हो, एक पेन लेने के लिए गए थे और लेके कितने आते हो, 4 पेन। ठीक है, और साथ में उसके साथ चिप्स लेके आते हो, कुरकुरे लेके आते हो, और हो सकता है लड़कियां हैं तो वो कोई क्लिप भी लेके आ जाए, लड़के हैं तो कोई गेंद खरीद के ले आए, या कोई और वीडियो गेम टाइप का, या लूडो, या इस तरह का कुछ अगड़म बगड़म जो नहीं, जिस मकसद से नहीं निकले थे घर से, वो भी खरीद के ले आए। ठीक है, आपने कई बार अपनी मदर्स को भी देखा होगा कि वो गई थी तो कुछ जैसे चप्पल खरीदने, लेकिन लेके आके आ रही है, सूट भी लेके आ रही है, चादर भी लेके आ रही है, बेडशीट, मतलब गए किसी और काम से थे, छोटे से काम से, लेकिन जब शॉपिंग मॉल में पहुंचे तो सब चीजें पसंद आने लग गई। असल में चीजें ही इतनी खूबसूरत होती हैं, उनको बेचने के लिए ही बनाया गया रहता है, तो उनको सुंदर तो बनाना जरूरी ही है। लेकिन अब आपको तय करना है कि कोई चीज क्यों हम ले, क्या केवल वो सुंदर है, अच्छी है, उपयोगी है, तो क्या हम उसको खरीद लें, ये हमें सोचने की बात है। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा यह क्या, इन्होंने पूछा अपने दोस्त से, अरे इतना सारा सामान ये क्या है। तो वो बोल रहे हैं, यह जो साथ थी, मतलब अपनी वाइफ की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि अरे मैं तो क्या ही करता, ये जो साथ थी इन्होंने इतना सारा अगड़म बगड़म तगड़म सब ले रखा है। तो उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, मतलब ये पत्नी ने ये सब इतना सारा खरीद रखा है, उस महिमा का मैं कायल हूं, मतलब उसके आगे मेरा कोई बस नहीं चलता, जो है मैं इसके ऊपर मेरा कोई जो है, मैं इनको रोक नहीं पाता हूँ। आदिकाल से, आदिकाल मतलब बहुत पहले से, ठीक है, आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, मतलब बहुत पहले से ही भाई पत्नी जो चाहती है वो ले ही लेती है और उसी की चलती है।
और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। व्यक्तित्व का नहीं, मतलब जैसे अगर कहा जाए कि शिक्षा से, प्रशिक्षण से जो है इस तरह की चीजें जो है हम बदलाव ला सकते हैं कि स्त्रियां जो है, ऐसा जनरली देखा जाता है कि स्त्रियां ज्यादा शॉपिंग करती हैं एज कंपेयर टू पुरुषों के। या आप अगर कई बार अगर आपने मार्केट में देखा होगा, आप अगर गौर से देखें तो पूरा का पूरा मार्केट जो है औरतों के सामान या लड़कियों के सामान से ही भरा पड़ा रहता है। हर दुकान लगभग लड़कियों के लिए बनी है। किसी दुकान में साड़ी मिल रही है, किसी में सूट मिल रहा है, किसी में पर्स मिल रहा है, किसी में चूड़ी मिल रही है, किसी में जूती मिल रही है, किसी में कुछ, मतलब जो भी सामान है, मैक्सिमम दुकानें जो बाजार में है वो स्त्रियों के सामानों से भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां ही हैं जो है ज्यादातर शॉपिंग करती हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, मतलब पढ़ने लिखने या सभ्य हो जाने से ये नहीं है, ये स्त्रीत्व का प्रश्न। मतलब स्त्रियों का एक नेचर होता है कि वो चीजों को संचय करती हैं, वो चीजों को जोड़ती हैं। उनके जेनेटिक्स में है कि भाई वो सब चीजों का ख्याल रखती हैं। जैसे गए तो एक कपड़ा लिया, क्योंकि उनके मन में है कि 1 महीने बाद मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए मुझे ये कपड़ा चाहिए। वो बहुत प्लानिंग के साथ रहती हैं। तो स्त्रियों के ये जीन्स में ही है, जेनेटिक्स में ही है कि वो 6 महीने आगे का सोच करके चीजों को देखती हैं, याद रखती हैं, कनेक्ट करके रखती हैं। लास्ट मिनट में कभी भी आपके घर में कोई गेस्ट भी आ जाए, उसको कुछ देना हो तो उनके पास कुछ ना कुछ स्टोर में जरूर रहता है कि वो उसको दे दे। ठीक है, क्योंकि स्त्रियां घर संभालती हैं, इसलिए उनको इन सब छोटी छोटी डिटेल्स का बहुत ज्यादा पता रहता है। इसलिए वो एडवांस में चीजों को लेके रखती हैं ताकि एन मौके पे दिक्कत ना आ सके। लेकिन कई बार इस तरीके की थिंकिंग की वजह से हम ज्यादा चीजों को खरीद लेते हैं, ओवर एक्सपेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? स्त्री माया न जोड़े, मतलब माया का मतलब होता है पैसा रुपया। ठीक है, लेकिन यहाँ माया का अर्थ है मोह। ठीक है, मोह माया, या जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है, जैसे कि कोई आपके घर में, आपकी नानी आ गई, दादी आ गई तो उनको साड़ी देना है, या किसी के यहाँ जाना है तो उसके यहाँ कुछ लेके जाना है, या आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनको खिलाना पिलाना है। तो उन सब चीजों की तैयारी अगर पहले से नहीं होगी तो एन मौके पे कैसे हो पाएगी? तो इसीलिए स्त्रियां एडवांस में लेके रखती हैं। तो वही इसीलिए लिखा है कि स्त्रियां माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं। फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। लेकिन सच तो सच है, ठीक है, कि हम ओवर एक्सपेंसिव करते हैं, मतलब हम जरूरत से ज्यादा, जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हम खरीदते हैं। पत्नी की ओट ली जाती है, मतलब कि ओट मतलब आड़ ली जाती है कि भाई पत्नी के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया कि ये खरीदती है। ठीक है, हम तो भाई ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन पत्नी की ओट लेने से काम नहीं चलेगा। सच तो यही है कि हम जरूरत से ज्यादा सामान खरीदते हैं, चाहे मैं खरीदूं चाहे वो खरीदे। हम कह भले ही दे रहे हैं कि हम पत्नी ने खरीदा है, हमने नहीं खरीदा है, लेकिन जो है हम भले ही ब्लेम उसके ऊपर डाल दें, लेकिन सच तो यही है कि हम जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदते हैं। तो मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। इस ओवर परचेजिंग के पीछे जो है एक और चीज है, वो क्या है? वह तत्व है मनी बैग। मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। यानी आपके पास जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना ही अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो कितनी भी चीज कोई अच्छी लगे आप नहीं खरीद पाइएगा। लेकिन अगर आपके पास खूब पैसा है तो आपको जरूरत है, जरूरत नहीं है, आप खरीद लेंगे। आप जाइए, एक पेन लेने जाइए, एग्जाम देने के लिए एक पेन लेने जा रहे हैं तो वहां पे देख रहे हैं स्पाइडरमैन का पेन है, एक जो है कोई परी का पेन है, तमाम तरह के रबड़ है, मिटाने वाले इरेजर्स हैं। हाँ, गए थे, आपको क्या चाहिए? एक जरूरत भर का एक रबर बैंड चाहिए बालों में लगाने के लिए, लेकिन आप वहां जाके देख रहे हो 10 तरह की क्लिप्स हैं। तो जरूरत नहीं, सुंदर लग रहा है और आपके पास पैसा है, ठीक है, आप लेंगे। तो मनी बैग या जो इसको कह रहे हैं अर्थात पैसे की गर्मी। अगर आपके पास पैसे की गर्मी मतलब खूब पैसा होना, तो पैसा पावर है। पावर है मतलब कि आपको कुछ भी करने के लिए सक्षम कर देता है, तो इसीलिए पैसे को पावर कहा गया है। यहाँ पे पैसा पावर है। पर उसके सबूत में आस पास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? तो अगर पैसा पावर है तो उसका सबूत क्या है? कि आप उससे बहुत कुछ खरीद सकते हो, ले सकते हो, जुटा सकते हो। तो ये सबूत है कि पैसे के पास पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए,
पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। अगर किसी के पास पैसा है या नहीं है ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी कि भाई ये आदमी अमीर है या गरीब है। जैसे आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि कोई भिखारी है और उसके पास जो है 1 करोड़ पैसा, 1 करोड़ रुपया उसके बैंक अकाउंट में जमा है, आपने देखा होगा। लेकिन उस भिखारी को देखने से लगता है कि उसके पास 1 करोड़ होगा? नहीं ना। तो मतलब किसी इंसान के पास पैसा है या नहीं है, वो अमीर है कि नहीं है, इसी से तय होती है कि समाज में उसके पास उसकी कितनी इज्जत है, उसका कितना रुतबा है। लोग उसको पूछते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो बहुत पैसे वाले होते हैं लोग उसको नमस्ते करते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं। तो क्या है कि इसीलिए हर आदमी अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करता है कि जितना है उससे कहीं मतलब एक कदम आगे ही हम अमीर दिखें। लेकिन कोई आदमी रियल में अमीर है या नहीं है इसकी पता तो भाई रियल में बैंक स्टेटमेंट देख के ही पता कर सकते हैं। लेकिन हर समय तो हर किसी को आप बैंक स्टेटमेंट दिखा नहीं सकते और ना ही ये पॉसिबल है। तो क्या करते हैं लोग, उस पैसे से अपने लिए अच्छा सुंदर घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर की साज सज्जा करते हैं ताकि वो पैसे वाले दिख सकें, है ना। पैसा उनके पास होता है तो ये सब चीजें वो तो कोई देखे, बैंक स्टेटमेंट देखे या ना देखे, लेकिन आपका घर मकान, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, ये सब देख करके बिना मतलब न चाहते हुए भी उसको पता चल जाता है कि आप अमीर हैं। ठीक है। सो अनदेखे भी दिखते हैं, मतलब आपको शो ऑफ नहीं करना है लेकिन सामने वाले को दिख जाता है अपने आप ही। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो नाम ही है परचेजिंग पावर, मतलब कुछ भी खरीद सकने की जो शक्ति है वो ही अपने आप में बता रही है कि आपके पास काफी पैसा है। ठीक है। लेकिन नहीं, अब लेखक कह रहे लेकिन नहीं, रुक जाइए। लोग संयमी भी होते हैं, कुछ लोग संयमी भी होते हैं। संयमी मतलब कि वो सोच समझ करके कुछ भी काम करते हैं, अपने ऊपर संयम रखते हैं, अपने मन के उसमें बहकावे में नहीं आ जाते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, मतलब जो चीज आपके यूज का नहीं है वो सामान तो फिजूल है, तो उसको खरीद के क्या करना, है ना। जो चीज आपके यूज की ही नहीं है उसको ले करके सिर्फ दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, वो आप आपको उसका यूज नहीं है तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करिएगा। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। वे अननेसेसरी पैसा नहीं खर्च करते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय, मतलब वो पैसे की असली ताकत को समझते हैं। उनको पता है कि पैसे में सच में बहुत पावर होती है और इस पैसे को मैं जानता हूं कि इसके पास पावर है। इसको प्रूफ करने के लिए मुझे किसी चीज की का एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक बार खरीद के देखूं खरीद पाता हूं कि नहीं। मुझे पता है, आई नो इट, कि मैं इससे कुछ भी खरीद सकता हूं। तो इसका टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको टेस्ट लेना पड़ता है ना कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप पढ़ते हो, कितने होशियार हो, कितना दिमाग है कि नहीं है आपके पास, तो उसके लिए मुझे आपको एग्जाम लेना पड़ता है। पर कुछ लोगों को पहले से ही पता है कि पैसे के पास पावर होती है। उनको ये सब उल जुलूल या फिजूल खर्ची करके ये प्रूफ नहीं करना है कि पैसे के पास पावर है। दे नो इट। ठीक है। तो वो पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार नहीं है। दरकार मतलब जरूरत नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। बस उनको इतना पता रहता है कि मेरे पास इतना पैसा है बैंक अकाउंट में, दे आर हैप्पी। अब उनको इससे मतलब नहीं है कि उन्होंने फैंसी कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, वो फैंसी कार में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उनका घर बहुत सजा धजा है कि नहीं, उनको नहीं मतलब इससे। उनको बस इतने से ही खुशी हो जाती है कि उनके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है। ठीक है। तो मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। मनी बैग मतलब अपना बटुआ। ठीक है। कहा यह देखिए, सब उड़ गया, मतलब सब खत्म हो गया, सब पैसा खत्म, उड़ गया मतलब उड़ नहीं गया, मतलब खत्म हो गया। अब तो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, मतलब अब शायद ही इसमें इतना पैसा था लेकिन सब का सामान मेरी पत्नी खरीद गई और इसमें अब शायद ही रेल टिकट के खरीदने भर का ही पैसा बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आता।
अब मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर पैसा खत्म नहीं हुआ रहता तो और सामान हो सकता है और आता। वो तो पैसे ने लिमिट कर दिया आपको कि भाई आपके पास 100 ही रुपया था तो 100 रुपया का सारा उड़ा दिया। लेकिन अगर कहीं आपके पास 200 होता, 400 होता, 1000 होता तो शायद और आप सामान खरीदते, है ना। तो वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। परचेजिंग पावर इसी को कहते हैं कि जितना पैसा है आपके पास में उसी के रेशियो के हिसाब से आप सामान खरीदते हो, न कि जरूरत के हिसाब से। ठीक है, और पैसा होता तो आप और सामान खरीदते। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो पैसा ही लिमिटिंग फैक्टर बन गया, ठीक है, न कि आपकी मन की इच्छा या आपकी जरूरत। लेकिन ठहरिए, अब लेखक कह रहा है लेकिन रुकिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूला जाना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। अब लेखक कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल ज़रूरत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी सामान लेने के लिए हम कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि हम कोई सामान क्यों खरीदते हैं, इसलिए खरीदते हैं कि हमको ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट लेखक ने डिस्कस किया कि हम इसलिए भी खरीदते हैं कि हमारे पास पैसा है, जितना पैसा है उसी के रेशियो में हम सामान खरीदते हैं, ज़रूरत हो या ना हो। फिर तीसरा पॉइंट लेखक डिस्कस कर रहा है, पहला हो गया ज़रूरत, दूसरा पॉइंट हो गया है कि आपके पास परचेजिंग पावर कितनी है, तीसरा पॉइंट है बाजार। बाजार भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ड्राइव करता है नई नई चीज़ों को खरीदने के लिए। अब देखिए बाजार का इम्पोर्टेंस कहाँ है, जैसे आपने कई बार सुना होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनसे भी लोग परचेज कर रहे हैं। मीन्स ज़रूरत है नहीं है, एक पहला फैक्टर। दूसरा परचेजिंग पावर, पैसा है नहीं है। अब बाजार ने पैसा नहीं है तो भी आप सामान खरीद लिए, कैसे, ईएमआई पे खरीद लीजिए, लोन लेके खरीद लीजिए, लेकिन बस खरीद लीजिए। तो बाजार ये तय कर रहा है कि आप जो है सामान खरीदें या ना खरीदें। ना अब आपकी ज़रूरत तय कर रही है, ना आपका परचेजिंग पावर तय कर रहा है। बाजार भी एक फैक्टर हो गया है जो ये तय कर रहा है कि आप सामान खरीदें या ना खरीदें। तो कैसे बाजार ये तय करता है, इसी को लेखक ने अब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया है। मैंने कहा यार इतना कुछ नाहक ले आए, तो इन्होंने अपने दोस्त से कहा कि अरे इतना कुछ क्यों, ज़रूरत नहीं तो क्यों लेके आए। मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। तो अब ये कह रहा है बाजार है कि शैतान का जाल, मतलब आप नहीं चाहते हैं खरीदना लेकिन फिर भी आप खरीदते चले जा रहे हो। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मतलब बेहया मतलब बिल्कुल जिसको किसी चीज से मोह माया ना हो, किसी चीज का जिसके ऊपर असर ना होता हो, वही इंसान हो सकता है जो उस सामान को देख करके भी न ले, अगर उसके पास पैसा है तो। ठीक है, मतलब इतना सुंदर सुंदर सामान, जैसे आप भी कभी बाजार गए होंगे, मॉल में गए होंगे, इतने सुंदर सुंदर कपड़े, इतने सुंदर सुंदर जूते, इतनी सुंदर सुंदर चीजें, ठीक है, खेलने की गेम है, इतना कुछ। आप किसको बोलोगे कि ये मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये खराब है। खराब तो कोई चीज है ही नहीं, सब चीजें सुंदर सुंदर इतना सजा सजा के रखते हैं कि आपका भी तो एक, आप भी तो मनुष्य ही हो, आपके अंदर इमोशंस है, आपको अच्छी चीज है भी और आपको पसंद भी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो अगर आपके पास पैसे का कोई दिक्कत ना हो तो आप चाहोगे कि उसको ले ही लो, लेकिन अगर पैसा लिमिटिंग है तो ही आप रुक पाओगे। तो यही लेखक के मित्र कह रहे हैं कि अरे कैसे ना ले, कोई इतना सजा सजा के रखा हुआ है। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, मतलब बाजार बोलता है कि भाई ले लो। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है। मतलब इतना सुंदर, इतना मतलब जिसको भ्रमित करने वाला, मैं तुम्हारी लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि लेना मत देख लो, लेना मत देख लो, क्योंकि इससे क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि अगर आप किसी चीज को नहीं लेना चाहते हो और नहीं देखोगे तो आप उसके बारे में जानोगे नहीं। ठीक है, तो आज नहीं तो कल अगर आपसे कोई दुकानदार कहता है भाई साहब या बहन जी लीजिएगा मत, आप आइए हमारा सामान देखिए, एक बार आप उसको देख लोगे तो आपके मन में उसके प्रति मोह जगेगा, उसको पाने की लालसा जगेगी। तो भले ही उस दिन आप वो सामान नहीं लेंगे, लेकिन एक दिन बाद, 2 दिन बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद आप वो सामान लेंगे ज़रूर। ठीक है, तो आजकल तो ऑनलाइन जो है शॉपिंग का समय है, इसीलिए ऑनलाइन जितने भी शॉपिंग पोर्टल्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा,
ये सब अपने भर भर के एड्स देते हैं आपको, ताकि उन सामानों को आप देखिए, अपने कार्ट में ऐड करिए, देखिए। तो जब आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे बहुत दिनों तक उसको देखते रहते हैं, तो ये डेटा में शो हुआ है कि बहुत बार देखते देखते वो सामान आपको पसंद रहता भी अच्छा है, नो डाउट, तो आप उसको खरीद ही लेते हो। तो ऐसा देखा गया है कि अगर कोई इंसान किसी सामान को बार बार देखता है तो उसके प्रति उसके मन में उसको पाने की इच्छा जागृत हो जाती है और वो पैसे का इंतजाम करता है और उसको खरीद लेता है। ठीक है, इसीलिए देखिए, बाजार जानबूझ करके मॉल में आप देखते होगे कि मॉल इतना सुंदर डेकोरेशन करते हैं, है ना? आपने देखा होगा क्रिसमस में, या जैसे अभी दिवाली है, होली है, इन सब ओकेजन्स पे मॉल्स को खूब डेकोरेट करते हैं। क्यों? ताकि लोग मॉल की खूबसूरती देखने के आए। लेकिन उसमें भी बहुत पैसा खर्चा करते हैं मॉल वाले, लेकिन क्या वो केवल आपको मॉल की खूबसूरती दिखाना चाहते हैं? उनका असली मकसद है कि आप वहां पहले आए तो सही। ठीक है, जब आप आएँगे तो मॉल की खूबसूरती के साथ-साथ आप दुकानें भी देखेंगे और फिर वहाँ से सामान ज़रूर खरीदेंगे। तो एक तरीके से ये आपको आमंत्रित करता है कि आइए, आइए देखिए, देखेंगे तो खरीदेंगे। ठीक है? ये एक साइकोलॉजिकल जिसको कहते हैं ट्रिक है ये, कि इसीलिए इतना खूबसूरत सजा के रखते हैं, जबकि उसमें भी बहुत पैसा खर्चा होता है। तो यही कह रहा है कि यह आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है कि अरे इतना सुंदर मॉल है, अरे तुम गए नहीं हो उस मॉल में, अरे तुम पलासी मॉल नहीं देखा तुमने, इतना सुंदर मॉल है, ठीक है, तुमने ये वाला मॉल नहीं देखा है। तो ऐसे कहीं ना कहीं कि इतना खूबसूरत चीज को अगर आप न देखें तो आप उसका तिरस्कार करते हैं और उस तिरस्कार का गिल्ट आपके अंदर आता है। ठीक है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उसमें चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। ठीक है, चाह मतलब अभाव, मतलब कि जैसे कि मैं किसी चीज को चाह रही हूँ कि मैं इसको खरीद लूं। ठीक है, तो अगर मैं नहीं खरीद पा रही हूँ तो मेरे मन में एक अभाव का भाव जगेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, मैं चिड़चिड़ी हो जाऊंगी और मैं घर में जिद करूंगी। ठीक है, ऐसा कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी ये सब स्टोरीज पढ़ी होगी कि कोई बच्चा है जैसे कि वो गया मॉल में घूम रहा है, उसको कोई वीडियो गेम पसंद आया तो वो रोज उसको देखता है, पर अपने पेरेंट्स से पैसा मांगता है। तो उसके पेरेंट्स नहीं पैसा देते हैं तो वो उसके अंदर एक अभाव का भाव जो है कि मेरे पास ये गेम नहीं है, वो फिर डिप्रेशन फील करता है, उसको अच्छा नहीं लगता, वो चिड़चिड़ा होने लगता है, और जिन बच्चों के पास वो गेम होता है वो उनसे ईर्ष्या करने लगता है, उसको जलन होने लगती है। तो ये जो चाह है, जो कि उस सामान के प्रति आपके मन में आया, उसने, उस चाह ने आपके मन में एक अभाव का भाव भी पैदा किया कि मेरे पास ये नहीं है। आप जो है अपना, जो जिसको कहते हैं, आप अपने मन के भाव में जो है ये अभाव महसूस करते हैं, और जब कोई पर्सन अभाव महसूस करता है, संपूर्णता नहीं महसूस करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेंज होने लगती हैं धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके अंदर लालच जो है उसके अंदर घर करने लगता है अभाव की वजह से। बहुत टाइम तक आप किसी चीज़ का जो है अभाव फील करते हैं तो आपके अंदर उसको पाने के लिए और लालसा बढ़ती है, और लालच का जन्म होता है, ईर्ष्या का जन्म होता है, और इससे कई तरह की, जो समाज में भी इससे कई तरह की बुराइयों का जन्म होता है। ऐसा कई बार आपने न्यूज़पेपर में और अपने आसपास ऐसी चीज़ों को होते हुए ज़रूर देखा होगा या सुना होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लेखक लिख रहे हैं कि चाह मतलब अभाव। आपने किसी को चाहा और आपने अभाव महसूस किया। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए, है ना? कई बार आप देखते हो, बाजार जाते हो तो लोगों को फैंसी कपड़े पहनते देखते हो, कुछ खाते पीते देखते हो, महंगी महंगी गाड़ियों में चलते देखते हो, तो ऐसा लगता है कि सबसे गरीब दुनिया में आप ही हो, और बाकी सबके पास तो इतना पैसा है, इतना शो ऑफ करने के लिए कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुल है। ओह! आप दूसरे को देख के ऐसा फ़ील करते हो कि यार मेरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कितना सीमित है, कितना कम है। परिमित मतलब कम है, और दूसरे के पास कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारा है। तो आपको कहीं न कहीं एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है। हुँ? तो कोई अपने को न जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। मतलब कोई अगर अपने आप को नहीं जान रहा है, कोई नेव है, कोई मतलब इन सब चीज़ों को बहुत
जो है इन सब चीज़ों की असलियत नहीं जानता है कि ये सब तो मुझे बहकाने के लिए है, फुसलाने के लिए है, तो वो बेचारा आदमी बिल्कुल उसे कामना से विकल विकल मतलब परेशान कर दे कि वो देख के आए कि इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, इतने सुंदर सुंदर खिलौने, इतनी सुंदर चीज़ें, इतने लिपस्टिक्स हैं, इतने मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो वो बेचारा एकदम परेशान हो जाए कि मेरा जीवन बेकार है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा तो सबके पास तो ये है वो है, मतलब परेशान हो जाए। विकल क्यों, पागल, पागल बना देगा कि उसको लगेगा इतनी सारी चीज़ें बाजार में हैं और उनमें से एक भी चीज़ मेरे पास नहीं है, ऐसा कैसे? ठीक है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। मतलब सदा के लिए डिप्रेशन में आप आ सकते हो। आप हर चीज को कंपैरेटिव होके देखोगे, हर चीज में एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है आपके अंदर इतना घर कर जाएगी कि आपकी पर्सनालिटी बदल देगी। ठीक है, आपका व्यक्तित्व ही बदल जाएगा, आप लालच से भर जाओगे, किसी भी गलत काम को या कोई भी काम है उसमें गलत और सही का अंतर कर पाने की क्षमता आप खो दोगे। क्यों? क्योंकि आपको किसी चीज को पाने की इतनी लालच हो जाएगी और उसके लिए जो पैसा कमाना है और उसके लिए क्या रास्ता तैयार करना है वो आप जो है इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको किसी चीज के प्रति एक इतना असंतोष आपके मन में आ चुका है, किसी चीज के अभाव ने आपके मन में इतना असंतोष पैदा कर दिया है। तो ये जो चीज है बाजार में जो मिलने वाली चीजें हैं, अगर आदमी समझदार ना हो और असलियत ना जानता हो तो वो तो बिल्कुल परेशानी हो जाएगा उसको। उसको और ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन की बात है, चलो उसको हम ये खरीद लेते हैं तो हमारा मन संतोष से भर जाएगा, या जो चीज हम चाहते हैं जो हमको पसंद आई है वो चीज़ एक बार हमको मिल जाएगी तो हमारा मन संतोष। क्योंकि बाजार में तो हमेशा ही नई नई चीजें आती रहती, आज इस तरह का वीडियो गेम आया है, कल उससे भी अच्छा वीडियो गेम आएगा, आज इस तरह का फोन आया है, कल उससे भी। तो आज तो समाज तो हमेशा बदल रहा है, नई नई चीजें आ रही, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इसका तो कहीं अंत ही नहीं है। ठीक है, कि आज आपने एक चीज ले ली, आपको थोड़े समय के लिए चैन आया, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर से आपको लगेगा कि वो भी चाहिए। तो इसका क्या हल है? एक और मित्र की बात, अब लेखक एक और अपने मित्र की बात बता रहा है। यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए, आए तो खाली हाथ। अब अपने एक दूसरे मित्र की बात बता रहा है कि वो दोपहर से पहले के बाजार गए थे, कुछ सामान लेने ही गए होंगे, लेकिन जब आए तो खाली हाथ, मतलब कुछ लेके ही नहीं आए। ठीक है, तो अब ये मित्र खाली आए तो इन्होंने इनसे पूछा, मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। तो वो मित्र बोला बाजार को देख रहा था। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, बाजार में क्या देख रहे थे? हाँ, बोले क्यों बाजार? तो तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि न लूं तो क्या। अब लेखक के मित्र जो है कह रहे हैं कि सब चीजें एक से बढ़कर एक थी, तो मैं पता ही नहीं कर पाया कि किसको छोड़ूं। मतलब दो चीजें हैं, दोनों ही अच्छी हैं, तो इसको लूं और ले ले सकता मेरे को चाहिए एक, लेकिन है सब अच्छी, तो मैं किसको छोड़ूं, इसलिए मैंने कुछ लिया ही नहीं, मैं अनडिसाइडेड रहा कि मुझे समझ ही नहीं आया कि किसको लूं और किसको छोड़ूं। ठीक है, तो कई बार हम भी ऐसा करते हैं ना कि जैसे हमें सब चीजें अच्छी लगती है और हम बिल्कुल डिसीसिवनेस खो देते हैं अपना कि हम किसको पसंद करें, कि क्या चीज लें। ठीक है, तो सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, बहुत अच्छा, पर मित्र की बात ठीक है, अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रासी होगा, गति नहीं होगी न कर्म। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है इस लाइन में कि अगर आपको अपने जीवन में पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप डॉक्टर बन जाएं, आपको लग रहा है आप इंजीनियर बन जाएं, आपको लग रहा है आप डांसर बन जाएं, म्यूजिशियन बन जाएं, बहुत सारी तरह की इच्छाएं होती हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप को पिन पॉइंटेड करना ही होगा, अदरवाइज आप गुम हो जाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें कुछ करना है तो हमें डिसाइड करना है कि हमको क्या चाहिए। ठीक है, अगर हम ये डिसाइड नहीं कर पाए समय रहते कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से देखना है, हम अपने आप को 5 साल के बाद कैसा देखते हैं, हम अपने आप को 10 साल के बाद कैसा देखते हैं, हम अपने आप को 15 साल 20 साल बाद,
या अपनी लाइफ के लिए एक विजन इसी समय अगर हमारे मन में नहीं होगा तो हम इस दुनिया के जो उसमें है हम खो जाएंगे, अपने आप को लॉस कर जाएंगे और हम जो है गति नहीं, किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसी जगह गोल 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 घूमते रह जाएंगे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है कि अपना माइंड क्लियर करके रखना है कि व्हाट वी वांट इन लाइफ, और फिर आप उसी के हिसाब से जो है अपने टास्क को करते जाइए, ठीक है, और आगे बढ़ते जाएंगे। अदरवाइज आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो बाजार एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। बाजार एक जादू है, मतलब मैजिक है, मतलब कि आपको किस तरीके से कब बदल के रख दे आपको ही नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन इस जादू का, जैसे चुंबक जो है या लोहे के ऊपर ही असर करता है, चुंबक कभी आपने देखा नहीं होगा कि किसी और धातु के ऊपर असर करता हो, जैसे प्लास्टिक को नहीं खींच सकता चुंबक जो है, आप एल्यूमिनियम को नहीं खींच सकता, केवल लोहे पे ही असर करता है। वैसे ही ये जो बाजार का जादू है सब पे नहीं चलता है। किस पे नहीं चलता है? जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। मतलब आपके मन में कुछ मतलब कोई डिसाइडेड नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको चाहिए क्या, तो और लेकिन आपके पास खूब पैसा हो, जेब भरी हो मतलब खूब पैसा हो, तो बिना मन के भी आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, है ना। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मतलब जेब खाली है लेकिन मन नहीं भरा है, ठीक है, मन भरा नहीं मतलब मन में असंतोष है कि ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो तो भी जादू चल जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड पे खरीदोगे, लोन पे खरीदोगे, ठीक है। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अगर मन खाली है, मन खाली है कि मतलब आपके मन में कोई भी लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है आपके जीवन का, तो अगल बगल जो भी होगा, जो भी गुजरेगा, सबका असर आपके ऊपर होने लगेगा, ठीक है। आपने जैसे डिसाइड कर लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है या आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इंजीनियर बनना है, तो अगल बगल के जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे कि चलो इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं या यहाँ का वीडियो देखते हैं वहाँ का, ये सब चीजें आपको नहीं इफेक्ट करेंगी। लेकिन अगर आप इनडिसिजिव हैं कि आपको जीवन में करना क्या है, बनना क्या है, किस तरीके से आप अपने आप को 5 साल बाद देखते हो, 10 साल बाद देखते हो, तो आप किसी लक्ष्य को जब आपने तय ही नहीं किया है तो जो भी इस समय हो रहा है, ठीक है, वो सब आप न्यूज फीड में देखने लगोगे, आप जो है भटक जाओगे। तो अपने मन को खाली मत रखिए, अपने अपने लिए एक लक्ष्य हमेशा आपके पास होना चाहिए। वो लक्ष्य होगा तो आप भटकेंगे नहीं। बाजार का मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस, ये ठीक है, एक बड़ा अर्थ भी है बाजार का, मतलब डिस्ट्रैक्शंस से भी है जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाती है, ठीक है। और मन भरा होने का मतलब होता है कि आपके अंदर एक लक्ष्य है अपने जीवन का, ठीक है। अगर आपके मन खाली है मतलब आपके अपने लिए, अपने जीवन के लिए आपके पास कोई मकसद नहीं है कि आप ये जीवन क्यों जी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी हालत में जादू, जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कही हुई उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लू वह भी लू, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। मतलब ये भी खरीद लूं वो भी खरीद ले, तो सब तो यूजफुल ही लगता है, ठीक है, क्योंकि आप टारगेटेड नहीं हो कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली, सब सामान अच्छा लगता है, ठीक है। पर यह सब जादू का असर है, पर एक्चुअली में ये सब जादू का असर है, ठीक है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है, ठीक है। कि जादू जैसे ही आपने उस सामान को खरीद लिया, आपने घर में ले आया, तो आपको फिर उस सामान की देखभाल करनी पड़ रही है, उसकी साफ सफाई करनी पड़ रही है, उसको देखना पड़ रहा है, उसको संभालना पड़ रहा है, कहीं कोई उसको तोड़ ना दे, कोई चोरी ना कर ले, तमाम तरह की चीजें हैं, ठीक है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर से मिलता है कि भाई मेरे पास इतना सुंदर चीज है, इतना बढ़िया चीज है, ठीक है। पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोर की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? अगर
कोई रस्सी से अगर आपको बांध दे, ठीक है, हिलने डुलने ना दे, और रस्सी रेशम की यूज करे, तो क्या उसका निशान नहीं पड़ेगा? चाहे कैसी भी रस्सी हो, किसी भी मटेरियल की बनी हो, जख्म तो देती है। यानी अगर कोई चीज आपको लिमिट करती है, कोई चीज आपको बांध लेती है, जकड़ लेती है और अपने मकसद तक पहुंचने नहीं देती आपकी, तो वो कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी अच्छा हो, वो आपके लिए एक बंधन ही है। ठीक है, कोई आप वीडियो देख रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो, कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, कितना ही सुंदर, कितना ही अच्छा टीवी सीरियल क्यों ना हो, लेकिन वो आपके टाइम को किल कर रहा है और आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचने से रोक रहा है, इट मीन्स कि वो अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपका जो बड़ा मकसद है जीवन का, उस तक आपको पहुंचने में रोड़ा है वो, कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितना भी इंटरटेनमेंट क्यों ना दे रही हो। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। उस जादू की जकड़ मतलब जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उससे बचने का एक सीधा सा एक उपाय है। कैसे? वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, यानी अगर आप अपना मोबाइल फोन उठाते हो तो आपको क्या देखना है, उसमें आपको पहले से अगर पता है कि मुझे ये वीडियो देखना है, इस सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, तो आप रील्स और बाकी डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। वैसे ही अगर आप बाजार जा रहे हो तो क्यों बाजार जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, वाई यू आर यूजिंग योर लैपटॉप, वाई आर यूजिंग योर मोबाइल फोन, पहले से मकसद तय होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। ठीक है, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। अगर मन खाली है, कोई मकसद नहीं है, ऐसे ही है, तो कभी भी मोबाइल फोन मत उठाओ। ठीक है, कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए। जब बहुत गर्मी हो, बाहर लू चल रही हो, तो पानी पी के जाना चाहिए ताकि आपको चक्कर ना आए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। अगर आपको पानी वानी पी के जाएंगे तो लू आपको नहीं लगेगी। मन लक्ष्य से में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। अगर आपके मन में एक लक्ष्य है, आप बाजार जाओ, तो आपको बाजार में कुछ दिखेगा ही नहीं। जैसे सपोज कि आपको बाजार जाना है, आपको अपने लिए शूज खरीदने हैं, ठीक है, आप बाजार गए, आपको हर जगह शूज की ही दुकान नजर आएगी, आपको कहीं पे भी पर्स की दुकान, आपको भी कहीं पे भी कपड़े की दुकान, किसी गैजेट की दुकान नहीं नजर आएगी। क्यों? आप एक लक्ष्य लेके गए थे। लेकिन अगर आप ऐसे ही बाजार चले गए घूमने के लिए या मॉल चले गए घूमने के लिए, तो आपको गैजेट की दुकान दिखने लगेगी, आपको जो है कपड़े की दुकान दिखेगी, आपको हर एक चीज की दुकान दिखेगी, क्योंकि आप लक्ष्य विहीन हो। ठीक है, आपको हर एक चीज अच्छी लगेगी, आप हर एक चीज के ऊपर समय दोगे अननेसेसरी। तो मन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। तो तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, तब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, आपको परेशान नहीं कर सकेगा, अभाव महसूस नहीं करवा पाएगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा और बाजार भी खुश होगा। क्यों? क्योंकि आप जो है जिस चीज की आपको जरूरत है, आप वो ही खरीद रहे हो। अननेसेसरी जो है लोगों को प्लीज करने के लिए या जो फालतू के सामान बनाते हैं उन लोगों को पैसा पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। जैसे सपोज आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब वीडियो में आपको अच्छी चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट ऐसे ही है, कूड़ा कचरा है, मतलब उसका कोई आपकी लाइफ में यूटिलिटी नहीं है, वो केवल इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट भी नहीं, वो बिल्कुल फालतू का वीडियो है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको यूट्यूब पे क्या देखना है, तो आप ऐसे ही वीडियोस देखोगे जो कि आपकी लाइफ में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं किया उस वीडियो ने। लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सही कंटेंट देखोगे, तो जो लोग सही कंटेंट बनाते हैं उनको भी एक बूस्ट मिलता है कि लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। मन खाली नहीं रहना चाहिए मतलब आपके मन में हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। खाली नहीं रहना चाहिए मतलब मन बंद करके नहीं रहना चाहिए कि आप कुछ देखो ही मत। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मन में कुछ इच्छाएं ना हो। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हाँ हम लेते हैं, वही कई बार लेते, लेकिन चलो कभी कभार ठीक है, कभी कभार आप इंटरटेनमेंट के वीडियोस भी देख लीजिए, लेकिन मन को शून्य नहीं करना है। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। मन को बंद मत करिए, अपनी इच्छाओं को मारिए मत, उसको भी पूरी कीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखिए। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोध तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तब छूटा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छाओं को मारो, अपनी इच्छाओं को भी पूरा करो।
वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। रेगिस्तान मतलब रेगिस्तान वो जगह होती है जहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तपस्या की राह जैसे अगर आप कोई चीज़ एक तपस्या कर रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं लेना है, मुझे ये नहीं देखना है, वहाँ से अगर कुछ ग्रोथ नहीं है, कुछ वहाँ जो है कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उस तरह की तपस्या का क्या फ़ायदा, ठीक है। आप वो काम करिए जिससे आपकी ग्रोथ हो। ठाट देखकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, ठीक है। तो मन को नहीं बंद करिए, मन को खुला रखिए, ठीक है, लेकिन अपने मन में लक्ष्य जरूर रखिए, ठीक है। लोभ का यह जितना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो, ठीक है। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है, ठीक है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। अगर आपको किसी लोभ और मोह से बचना है तो उसका ये इलाज नहीं कि आप अपनी आंख फोड़ डालो, उसको देखो ही मत, ठीक है। कि जैसे अगर आपको मोबाइल फोन के डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो आप अपने मोबाइल ही तोड़ दो, आप अपना सिम तोड़ दो। ये कोई बात होती है? ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है। बात यह है कि आप अपने मन को कंट्रोल करो, मोबाइल को जस का तस रहने दो, ठीक है। कभी जरूरत हुई तो वो और भी तो काम करता है ना, कि केवल डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, ठीक है। क्या आंख बंद करके ही हम अपने सपने नहीं लेते हैं? क्या सपने अगर नहीं देखना चाहते हो तो क्या आंख बंद करके सपने नहीं देखते हो? देखते ही हो, ठीक है। और सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? क्या सपने चैन भंग नहीं करते हैं? तो ये कोई इलाज नहीं है कि अगर आपको मोह भंग करना है तो अपनी आंख फोड़ लो। मीन्स कि बाकी जैसे कि अगर आपको कोई अगर ये कहे कि अरे बाजार ने बहुत नुकसान किया है, बाजार डिस्ट्रैक्शंस पैदा करता है, जैसे अगर आप कहो कि यूट्यूब बहुत डिस्ट्रैक्शंस पैदा करता है, यूट्यूब को बंद करा दो, यूट्यूब को बैन करा दो, या जो है इंस्टाग्राम को बैन करा दो। इंस्टाग्राम को बैन कराने से क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा, आप दूसरी चीजें देखोगे, कोई और ऐप आ जाएगा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कोई और चीज आ जाएगी, कोई और गेम आ जाएगा। तो ये कोई इलाज नहीं है। बाहरी चीजों के ऊपर इस तरह का प्रयोग न करके अगर हम अपने अंदर की चीज को बदले तो वो ज्यादा कारगर होगी, ठीक है। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है तो यह हठ वाला योग है, ठीक है। इस तरह के हठ योग से नहीं, मन को इस तरह से हठ योग से नहीं हम काबू में रख सकते हैं। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। इससे मन कृश भले ही हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। तो इस तरीके से हठ योग के द्वारा अपने मन को काबू करने से कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप जो है मोबाइल देखें तो आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें, या आपके मम्मी पापा आपको कमरे में बंद कर दें, तो इससे आप कुछ देर के लिए तो मोबाइल नहीं देखोगे, लेकिन आपका दिमाग तो हमेशा वहीं रहेगा ना, कुड़ता रहेगा, दुखी रहते रहेगा कि नहीं मुझे मोबाइल देखना है। तो इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इसमें वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है, कम होते जाता है, ठीक है। जिद पकड़ लेता है, इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? मन कब भरा है? मन कभी किसी का भरा है? मन कभी पूर्ण नहीं होता है। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य न होते, हम परमात्मा नहीं बन गए होते अगर हम बिल्कुल सर्वगुण संपन्न होते। तो कई बार ये ह्यूमन नेचर है कि हमारे पास ऐसे टेंडेंसी आती है कि थोड़ा मोड़ा हम राह से भटक जाते हैं, हम भी किसी चीज की आसक्ति में पड़ जाते हैं। ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है। हमें भी कई बार लत लग जाती है किसी चीज की, ये नॉर्मल है, हम कोई भगवान तो है नहीं। लेकिन जैसे ही हमें ये समझ में आए हमें उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अपूर्ण है इसी से हम है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है कि हम परफेक्ट नहीं है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हमेशा हम सही रहेंगे, कई बार हम जाते हैं, हम ओवर शॉपिंग करते हैं, लेकिन हम रियलाइज भी करते हैं, ठीक है। तो ये सच्चा ज्ञान यही है कि जो आपसे गलती हुई है उसको आप रियलाइज करते हो, आप मानते हो, ठीक है। और अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुए। मन भी अगर मन करता है किसी चीज को पाने का तो उसका भी भगवान ने इस तरह का मन हमें बनाया है
क्यों? उसका भी कोई एक मकसद रहा होगा कि हमें कोई चीज़ अट्रैक्ट करे। तो हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। ठीक है, मन की बात सुननी चाहिए कभी कभार, लेकिन मनमानापन नहीं। मनमानापन मतलब बिना रोक टोक के जो मर्जी आए करूं, कभी भी कहीं भी कभी, मतलब किसी का जो है अवहेलना करूं, कुछ भी करूं, तो मनमानापन नहीं करना चाहिए। मन की कभी कभी सुन लेनी चाहिए, लेकिन मनमानेपन से बचना चाहिए। ठीक है, वह अखिल है का अंग है, खुद कुल नहीं। मतलब एक परमात्मा का अंग है, लेकिन खुद स्वयं में पूरा नहीं है। पड़ोस में एक महानुभव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। अभी कहानी सुना रहे हैं, एक इनके पड़ोस में एक महान अनुभव रहते हैं जिनका नाम भगत है। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक दिन भी चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। 6 आना होता था उस वक्त। तो चूरन उनका आसपास सरनाम है, उनका नाम ही चूरन हो गया, चूरन वाले बाबा जी। ठीक है, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कई व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। अगर चूरन बेच के अपना व्यवसाय करते तो बहुत पैसा होता उनके पास। क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, मतलब प्री ऑर्डर नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर के बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। 6 आने तक का वो चूरन बेचते हैं। लोग उनका चूरन लेते को उत्सुक तो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। मतलब कभी वो बीमार नहीं पड़े, हमेशा स्वस्थ रहे। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम है कि इस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। लेखक ये कहता है कि इस चूरन वाले पे बाजार का जादू नहीं चल सकता है। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं भी चूरन बेचता हूँ, मेरा कोई उससे इंटरेस्ट है, मैं चूरन बेचने को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी मत सोचिएगा। ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को शेष बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, उस आदमी को पढ़ना लिखना आता भी है कि नहीं, और बड़ी बातें तो मुझे उसे मालूम क्या होंगी, और आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठक की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। लेखक कह रहे हैं कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो हम में से बहुत पढ़े लिखे लोगों के पास भी नहीं है, बल्कि वो अनपढ़ है, लेकिन उसके पास एक वो चीज है। ठीक है, अपदार्थ चीज है, मतलब उसके पर्सनालिटी में एक ऐसा ट्रेट है जो हम में भी नहीं है। उस पर उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर तक भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलकता ही छोड़ देता है। मतलब पैसे के लिए उसके मन में कोई भी इस तरह की लालच नहीं है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? मतलब वो पैसे को महत्व ही नहीं देता है। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दरुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। अब लेखक पैदल चल रहा है, उसके पीछे से एक गाड़ी जो है धूल उड़ाती निकल गई। वह क्या निकली, मेरे कलेजों को कौनते एक कठिन व्यंग की लीक ही आर्प से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो, तुम्हारे पास वो मोटर नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मतलब लेखक बोलता है, बताओ मैं पैदल चल रहा हूँ, इतनी देर से चल रहा हूँ, और वो गाड़ी में एक झटके में वहां से वहां पहुंच गया। मतलब काश ये गाड़ी मेरे पास भी होती। तो
मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे कि जिनके यहाँ मैं भी अगर अच्छे घर में पैदा होता तो मेरे पास भी ये गाड़ी होती इस तरीके से। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ, मतलब मेरा भी जन्म ऐसे घर में क्यों नहीं हुआ जहाँ पे पहले से ही मोटर गाड़ी हो। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर गई, मतलब अपने लोगों से मोह माया भंग कर दिया कि भाई मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूड़न वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। मतलब मैं पैसे के बारे में सोच रहा हूँ, वो चूड़न वाला क्यों नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो उसके आगे चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी, मतलब शर्मा गई, उसको इसकी चाह ही नहीं है, ठीक है। उसके पास मौके तो बहुत हैं, लेकिन उसको इसकी चाह ही नहीं है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है, ठीक है। उसको पैसे का कोई लोभ मोह नहीं है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। मतलब इस जमाने की चीज नहीं है, वो बहुत ऊंची चीज है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, मतलब ऐसा स्पिरिचुअल, ऐसा पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्तित्व में एक ऐसा तेज है जो कि इस जगत की तो नहीं लगती, क्योंकि इस जगत की होती तो वो इन सब चीजों के प्रति आकर्षित हो जाती। पर उसमें पैसे का, लग्जरी का कोई मोह ही नहीं आ रहा है, ठीक है। आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, मतलब एक्सप्लेन कर पाऊं कि क्या वो चीज़ है। वो चीज़ मैं बता नहीं पा रहा हूं, बट इन्हीं सब चीज़ों में से कुछ तो है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि इन सब का मतलब डेफिनेशन मुझे पता हो। पर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक, इन्हीं में से कोई एक चीज़ है या इनका कुछ एक मिश्रण है। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, मतलब मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ है जो ये इस तरह का नेचर आदमी के अंदर बनाती है। पर ये जो लोग यूज़ करते हैं ना इन सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, बड़ी चीज़ों को, बड़े इंसान को, वो ये शब्द हैं। इन्हीं में से कोई एक है, आप छांट लीजिए। मैं मेरे पास तो इतना जो है वो समर्थ नहीं है कि मैं, मतलब इतना इंस्पायर है लेखक उस चूरन बेचने वाले से कि वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता किस शब्द का प्रयोग उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, मतलब जहाँ लालच है, बटोर रखने की स्पृहा है, स्पृहा मतलब चाहत है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। ये जो बल है जिसके प्रति चूरन बेचने वाला ये सब चीज़ों से अछूता है, वो वहाँ पे ये सब नहीं हो सकता। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मान कर बात की जाए तो कहना होगा कि संजय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है वो ही धन को पाना चाहता है। वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत सिंह बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक, न उस समय वो मतलब कोस नहीं रहे थे बाजार को, वह बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। मतलब चौक बाजार में वो बाजार को सजा धजा सब कुछ देख रहे थे, पर जैसे हमारे ऊपर असर होता है उनके ऊपर असर नहीं हो रहा था। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह रहे थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं। ऐसा नहीं कि उन सब चीज़ों से वो नफरत कर रहे हो कि अरे ये देखो इतना सजा के रखा है, उसको गाली दे रहे हो, ऐसा नहीं था। न्यूट्रल थे, ठीक है। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, उनके मन में खाली नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते, रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहां दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती अपने आप को रोक रहे हो कि नहीं नहीं ये सिर्फ नहीं खरीदना है।
लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत पर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह है जीरा नमक। बस एक निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी फैली रह जाती है। मतलब बाकी सब चीज़ों का उनके ऊपर असर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आस-पास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग के पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी है। इस सद्भाव के हाश पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। मतलब अननेसेसरी खरीदोगे तो लोग आपको ठगेंगे कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत महंगा है, उसने लिया है, ये तो जो पेंटिंग देख रहे हैं ये जज ने लिया है, आप भी लीजिए। इस तरीके से आपको ठगने की कोशिश करते हैं। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है उसका शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। मतलब इस तरह का लेन देन, लोग कहते हैं कि खरीदारी करने से जीडीपी बढ़ती है, देश की तरक्की होती है, पर ऐसा अननेसेसरी चीज़ों को खरीदने को बढ़ावा देने से लोगों में ईर्ष्या भाव पैदा होती है, और जो है इससे बाजार को कोई लाभ नहीं होता। अनुपयोगी चीज़ों की मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा जो है तादाद बढ़ती है, और उपयोगी चीज़ों को बनाने के प्रति लोगों का जो एक समर्पण है वो भी कम हो जाता है। कि लोग सोचते हैं कि अरे इसी तरह का लोग सामान खरीदते हैं, अरे इसी तरह का कंटेंट लोग देखते हैं। लोग जैसे अच्छा कंटेंट बनाए तो आप अगर उनको देखेंगे तभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि वो भी एक अच्छा कंटेंट बनाए। अदरवाइज लोग ऐसे ही फालतू के गाली गलौज और अभद्र कंटेंट बनाते रहेंगे। तो एक तरीके से ये भी एक बाजार है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।